जिंदगी का कड़वा सच। पापा आप लोग अपना देख लो, रिया के घर वाले यहीं आएंगे। उफ पापा जी, आपने पूरा घर ही गंदा कर दिया। अभी अभी राधा ने पोछा मारा था और आपने चप्पलों के निशान छोड़ दिए। थोड़ी तो समझ होनी चाहिए आपको, आप बच्चे तो है नहीं। बहू रिया के मुंह से ये शब्द सुनकर जगदीश जी हतप्रभ से खड़े रह गए। कैसे पुलिस की नौकरी में उनकी एक आवाज बड़े से बड़े मुजरिमों को हिलाकर रख देती थी, और आज उनकी बहू उन्हीं के घर में इतना सुना रही है। तभी पत्नी बिमला जी ने उन्हें सोफे पर बैठाते हुए कहा, कोई बात नहीं जी, बहू की बातों का बुरा क्या मानना। उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है, बस जुबान की तेज है। जगदीश जी ने अपनी पत्नी की आंखों में देखा, जैसे पूछ रहे हों सच में, और फीकी सी हंसी उनके होठों पर तैर गई, लेकिन आंखों के कोर थोड़े से नम हो गए। सोफे पर बैठे बैठे ही सोचने लगे, कितने जतन से इस घर को खड़ा किया था, एक एक तिनका अपने हिसाब से रखवाया था इस घरौंदे का, ताकि सेवा अवकाश के बाद पति पत्नी सुविधाओं के साथ आराम से रहेंगे। लेकिन आज सारी दुनिया उनके कमरे तक सिमट गई है। कमरे से बाहर निकलो तो कितना कुछ सुनना पड़ता है। हाल के अंदर फायर पिट बनवाया था कि ठंड के दिनों में वहां आग के सामने भुनी मूंगफलियां खाएंगे। लेकिन मजाल क्या कि बहू कभी सर्दी में आग जलाने दे। कहती थी कि पूरे घर में राख के कण फैलते हैं। फिर वो चिमनी वैसी ही रंगी पुती दिखती थी, एकदम उजली, क्योंकि बहू को वैसी ही पसंद थी। ये सोच रहे थे, तभी बिमला जी काफ़ी का मग लिए हुए वहाँ उनके पास आ बैठी। पति को वह बहुत अच्छे से जानती थी कि अभी वो गुस्से में थे और उनके हाथ की कॉफ़ी पीकर उनका गुस्सा शांत हो जाता था। बिमला जी भी क्या करती, पति और बेटे सोमेश के मुंह में फंसी एक भारतीय नारी जो ठहरी। दोनों तरफ बैलेंस बनाते बनाते ही उनका जीवन कट रहा था। कभी बेटे की सुनती तो कभी पति की। एक दिन सुबह सैर से लौटने के बाद पति पत्नी दोनों लॉन में बैठे थे। नौकर चाय रख के गया। 2 की जगह 3 कप चाय उन्हें थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि उनके अलावा चाय सिर्फ सोमेश ही पीता था। उसने उनके साथ बैठना तो कब का छोड़ दिया था। फिर आज तभी सोमेश वहां आ बैठा, साथ में चाय पीने लगा। पहले तो उसकी बात ख़त्म ही नहीं होती थी। जगदीश जी चाहे जितने भी थके हों, सोमेश के साथ खेलते खेलते उनकी बातें तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक वो थक के सो नहीं जाता। आज अजीब सी औपचारिकता ने अपनी जगह बना ली थी बेटे और पिता के बीच। तभी बिमला जी ने उस खामोशी को तोड़ा। सोमेश, अगले महीने ही तो रिया के भाई की बेटी की शादी है ना। हाँ माँ, उसी बारे में तो बात करने आया हूँ। लड़के वाले इसी शहर के हैं और वो यहीं से शादी करना चाहते हैं। सो रिया का परिवार शादी के लिए ये घर चाहते हैं और वो यहीं से शादी करना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक भीड़ भाड़ रहेगी घर में, तब तक आप लोग दीदी के यहाँ चले जाओ। आप दोनों को भी भीड़ भाड़ में असुविधा रहेगी और दीदी भी इसी शहर में हैं, तो आप लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। आप दोनों का कमरा भी उनके काम आ जाएगा। ये सुनकर जगदीश जी गुस्से से लाल हो गए, फिर भी अपनी आवाज को संयमित करके बोले कि बहू के घर वालों को दूसरा घर दिला दो, किराए पर 10-15 दिनों के लिए। हम क्यों शिफ्ट हों कहीं। पापा, आप भी गजब करते हो।
रिया के घर वाले हैं, हमारे रहते उनके लिए दूसरा घर क्यों देखें? अब रिया ने उनसे कह भी दिया है, अब आप लोग अपना देख लो, वो लोग यहीं आएंगे। कहकर सोमेश एकदम से अंदर चला गया। अंदर से बहू रिया की भी आवाज आने लगी। लग रहा था कि वह सब कुछ सुन रही थी और जगदीश जी की बात उसे पसंद नहीं आई थी। आज विमला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे और जगदीश जी ने उन्हें अपना कंधा दिया, मानो कह रहे हो कि अभी मैं हूँ, सब ठीक कर दूंगा। दूसरे दिन शाम जगदीश जी शहर से घर आए तो विमला ने बताया कि बेटा बहू और बच्चों के साथ छुट्टी बिताने अपने ससुराल गया और बिना बताए जगदीश जी मुस्कुराने लगे और बोले, देख पगली, यही बच्चे होते हैं जिनके लिए तू मुझसे लड़ती थी, जिनके लिए जाने कितनी रातें हमने जाग के बिता दी। आज वो हमारे घर से हमें भी जाने के लिए कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं भी इनका बाप हूँ, कहकर अंदर चले गए। एक हफ्ते बाद सोमेश परिवार के साथ घर लौटा तो दरवाजे पर ताला लगा था। चौकीदार उन्हें देखते ही उनके पास पहुंचा। एक चाबी सोमेश के हाथों में दी और एक चिट्ठी भी। वो खत सोमेश के नाम था जो जगदीश जी ने लिखा था। सोमेश, मैं और तुम्हारी माँ रामेश्वरम जा रहे हैं, 1 महीने बाद लौटेंगे। ये चाबी जो तुम्हारे हाथ में है इस घर की नहीं है, वो एक दूसरे फ्लैट की चाबी है जिसमें तुम सभी का सामान रखवा दिया है। वो फ्लैट मैंने बहुत पहले खरीदा था, तुम्हें नहीं बताया था। पास के इलाके में ही है, तुम लोगों के लिए अच्छा है। अगर अच्छा ना लगे तो अपने हिसाब से घर ले लेना। ये घर मेरा और तुम्हारी माँ का है और हमारा ही रहेगा। इस घर से हमें कोई नहीं निकाल सकता। अभी तक मैं सब कुछ बर्दाश्त करता रहा क्योंकि तुम्हारी माँ खुश रहे, लेकिन अब तुम्हारी बातों से उसकी आंखों में आंसू आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारा सपनों का घर है जिसमें हम अपने बच्चों और नाती पोतों के साथ रहना चाहते थे, लेकिन शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था और तुम लोगों को हमारा साथ पसंद नहीं था। वो घर मेरे और तुम्हारी माँ की तरफ से आशीर्वाद स्वरूप है। इच्छा हो तो रखना, वरना वापस कर देना। माता पिता होने के नाते हम अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकते। हमारे बाद ये घर ट्रस्ट का होगा जो यहाँ पर वृद्ध आश्रम बनाएगा और इस घर पर तुम्हारा या तुम्हारी बहन का कोई अधिकार नहीं होगा। मैंने यह बात तुम्हारी बहन को बता दिया है और वो हमारे फैसले से बहुत खुश है। उम्मीद है तुम भी होगे। तुम सब खुश रहो। तुम्हारा पिता। खत खत्म होते ही सोमेश जड़ हो चुका था, लेकिन ये पता नहीं कि ये आंसू पश्चाताप के थे या बड़े से घर को खोने के, या फिर इस एहसास के टूटने के कि पिता की जायदाद अंत में बेटे की होती है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में बताइए कि ये इस कहानी में क्या गलतियाँ थी ताकि मैं सुधारने की कोशिश कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपने माँ बाप के साथ कभी भी ऐसा मत करना दोस्तों।